स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का जो बुक रिव्यू किए थे उसमें कहा था कि अगर 100 लोग कमेंट करते हैं तो इसका मैं टेस्ट सीरीज़ अपने चैनल पे कंटिन्यू करूँगा। पूरा सेट चलाऊँगा। बहुत बढ़िया मुझे सेट लगा है इसका, और ये सेम पैटर्न है जो एग्ज़ाम में पूछते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। आप लोग भी एक बार इसे लेकर के प्रैक्टिस कर लें। अभी समय भी है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी बुक है। और कहाँ से खरीदना है वो मैंने बुक रिव्यू में आप लोग को पूरा नंबर बता दिया था कि ये छोटू बुक स्टॉल बीपीएससी पटना गेट के पास उपलब्ध है। वही मुख्य विक्रेता है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं सब कुछ दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट करके, अगर किन्हीं के पास नहीं है, घर मंगवाना है तो वो लोग स्पीड पोस्ट भी कर देते हैं। अगर आप खुद से भी ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो छोटू बुक स्टॉल www.chotubookstall.com से भी आप किताब का ऑर्डर कर सकते हैं। रेट देख सकते हैं, कितने चार्ज लगेंगे, सब कुछ वहाँ पे दिखा देगा। तो इसका जो वेबसाइट है जहाँ से आप बुक कर सकते हैं उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से भी आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पहला सेट लेकर आया हूँ, बिहार दरोगा सेट। और एक चीज़ और बता दें, ये जो सेट है हमारा संजीव सिविल इंस्टीट्यूट पे चलता है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल संजीव सिविल इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया है तो जल्द से जल्द जाएं, उस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें। वो यहीं पे आप लोग का बिहार दरोगा, रेलवे एनटीपीसी और बिहार सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा फ्री में। कोई कॉस्ट इसका नहीं लगेगा। और इसका जो टेलीग्राम चैनल है, ये पीडीएफ, अगर आप पहले क्या कीजिए, सेट कैसे मारिए, इसका जो क्वेश्चन पेपर है इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल संजीव सिविल इंस्टीट्यूट पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, और वहाँ से आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपना सेट मार लें, आपको जो आंसर लगता है, और इस वीडियो को देख करके आप अपना आंसर मिला लें, मैच कर लें, और पूरा एक्सप्लेनेशन देख करके पूरा ऑप्शन बाई सारा कुछ समझ लें तथ्य डिटेल में। ठीक है, तो जाइए, ये जो है ये कन्फ्यूज़न 9.2.11 पे एक दो सेट मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो बिहार दरोगा का जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे नए चैनल संजीव सिविल इंस्टीट्यूट पे अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। लगभग 850 लोग ही ट्रांसफ़र हुए हैं जो बिहार दरोगा में इंटरेस्टेड रखते हैं। अगर और भी छात्र जो हैं बिहार दरोगा में इंटरेस्टेड हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो कृपया करके हमारा टेलीग्राम चैनल संजीव सिविल इंस्टीट्यूट, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, और यूट्यूब चैनल संजीव सिविल इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर ले। आगे से जितने भी होंगे वो सारे जो हमारे ये वीडियो होंगे जो प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, बिहार सचिवालय, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और बिहार दरोगा, ये सभी जो सेट होंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल संजीव सिविल इंस्टीट्यूट और यूट्यूब चैनल संजीव सिविल इंस्टीट्यूट पे ही करवाए जाएंगे। तो मैं सारे का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। यहाँ से आप लोग जाएं और हमारे चैनल संजीव सिविल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जितने भी सेट होंगे ज्ञान दर्पण के बिहार दरोगा का लेटेस्ट सेट वॉल्यूम 2, वो सब हमारे इसी चैनल पे करवाए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, सेट नंबर 1। चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरिष्टनेमी। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे और अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। दूसरे नंबर में ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौसंबी। और हम लोग जानते हैं कि बुद्ध के जन्म से पहले ही 16 महाजनपदों का जन्म हो गया था, और बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का सूची मिलता है। तो इन 16 महाजनपदों में एक ऐसा महाजनपद था जो केवल दक्षिण भारत में ही था। तो उसका नाम था, कभी कभी पूछता भी है, पूछा हुआ भी है कि कौन सा ऐसा 16 महाजनपद में एक महाजनपद था जो दक्षिण में स्थित था। तो वो था अस्मक। ठीक है, और जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। और अस्मक की जो राजधानी थी वो थी पोटन या पोटली। तो पूछा हुआ है कि अस्मक की राजधानी कहाँ थी, तो पोटन या पोटली। अब देखिए चंपा, तो चंपा किसकी राजधानी थी, तो अंग महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा किसकी राजधानी, मथुरा को वर्तमान में मथुरा बोलते हैं, प्राचीन समय में इसको साकेत बोलते थे। तो मथुरा किसकी राजधानी थी, तो ये सूरसेन की राजधानी थी। और ग्रीवर्ज किसकी राजधानी थी, तो मगध की।
नेक्स्ट आइए तीसरे नंबर में। तीसरा में बोला कि सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ है? तो तीसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो का उत्खनन वर्ष 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया था। और वर्तमान में ये कहाँ है? तो यह जो है पाकिस्तान के सिंध के लटकाना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है ये फोर्थ नंबर में। फोर्थ बोला कि किस नदी का प्राचीन नाम सदा नीरा है? यहाँ सदा नीये लिखा गया है, यहाँ सदा नीरा होगा। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी गंडक हो जाएगा इसका। अच्छा, चेनाब का प्राचीन नाम क्या है? तो चेनाब का अस्किनी है। और रावी का प्राचीन नाम क्या है? तो रावी का यहाँ पे हो जाएगा आपका परुषणी। और झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम का आपका प्राचीन नाम हो जाएगा वितस्तता। पांचवा में आइए, बोला कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क के शासनकाल में। देखिए, बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगीति थी, जो कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। नेक्स्ट आइए सिक्स में, बोला कि पुरंदर की संधि कब हुई? तो सिक्स का जो यहाँ पे हो रहा है ऑप्शन ए, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। और इसी संधि के अनुसार 1666 ईस्वी में शिवाजी जय सिंह के आश्वासन पर औरंगजेब से मिलने गए थे, जिसमें औरंगजेब ने इन्हें बंदी बना लिया था और बंदी बना करके आगरा के जयपुर भवन में इन्हें रखा था। लेकिन बाद में शिवाजी चतुराई से यहाँ से फरार हो गए थे। सातवां में आइए, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन से पता चल गया हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा रायगढ़। ठीक है। और शिवाजी अपना राज्याभिषेक जो थे वो 14 जून 1674 ईस्वी को काशी के पंडित विशेश्वर उर्फ गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था रायगढ़ में। ठीक है। और इसी समय इन्होंने छत्रपति का उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट आइए आठवां नंबर में। आठवां भी इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ एकदम बिहार दरोगा, एसआई और ईएसआई के एकदम पैटर्न पे है। पीटी और मेंस पे एकदम बेस्ट है। आप लोग एकदम इसे जा करके प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छी बुक मुझे लगी है, मतलब अच्छी बुक इन द सेंस, मतलब ये पैटर्न पे आधारित है और इस तरह का क्वेश्चन बिहार दरोगा को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। बनने लायक भी है, नहीं बनने लायक भी है और कन्फ्यूजन वाला भी है, जो अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं। तो बहुत अच्छा सेट है, सिंपल है और एक्सप्लानेशन इसका बहुत बढ़िया है। एक्सप्लानेशन में कोई कंजूसी नहीं की गई है, एक्सप्लानेशन एकदम भरपूर दिया गया है। ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा रहेगा, एक्सप्लानेशन से भी बहुत सारे तथ्य आपके क्लियर होते रहेंगे। तो ये आप लोग www.chotubookstall.com से खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर कोई पटना में है तो छोटू बुक स्टॉल बीपीएससी पटना गेट के पास जाकर खरीद सकते हैं। और फ़ोन नंबर दे देंगे, अगर कोई फ़ोन से भी कांटेक्ट करना चाहे तो छोटू बुक स्टॉल से फ़ोन नंबर भी दिया रहेगा, उससे भी कांटेक्ट कर लेंगे। आठवां में ये सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो आठवां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मराठा प्रशासन से। सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। इसके अंतर्गत मराठा जमींदारों को सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। 9 नंबर में आइए। 9 में बोला कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला कहाँ नहीं बनवाई थी? तो कहाँ नहीं बनवाई थी? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद में इसने नहीं बनाई थी। ठीक है। और महानतम शासक आमेर का सवई राजा जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। और ये जो थे ये विज्ञान और कला केंद्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और जयसिंह एक खुद ही जो थे महान खगोल शास्त्री थे। और इन्होंने, याद रखिएगा, वेधशाला कहाँ कहाँ बनवाई थी महाराजा सवाई जयसिंह ने? तो याद रखिएगा, ये जो बनवाई थी, पहला दिल्ली, दूसरा उज्जैन, तीसरा जयपुर, चौथा बनारस, पांचवा मथुरा। तो ये 5 आप क्षेत्र याद रखिएगा, यहाँ यहाँ इन्होंने वेधशाला बनवाया था। 10 नंबर में आइए। 10 बोला कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, औरंगजेब के शासनकाल में। और इसमें कुल सेनापतियों के करीब 33% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। 11 नंबर में आइए। 11 का बोल रहा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो 11 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में।
ठीक है। और इसके इनका जो कार्यकाल था वो 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक था। और इसके समय की कुछ प्रमुख घटना इस प्रकार है। इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी पारित हुआ। भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में किया गया। और सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया गया। और मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1900 में किया गया। और स्कॉट मानक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। और प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी में ये इसका अधिनियम को पारित किया गया। और बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। तो बहुत ही है। और अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, ठीक है, गरीब से गरीब भी छात्र अगर जो पैसे देने में सक्षम नहीं है तो वो हमारे इस यूट्यूब चैनल संजीव सिविल इंस्टीट्यूट के माध्यम से बिहार दरोगा की मुफ्त में तैयारी कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर स्टडी मटेरियल सेंड किया जाता है संजीव सिविल इंस्टीट्यूट में। वहाँ पे भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके, सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लाभ उठा सकते हैं और बिहार दरोगा की तैयारी घर बैठे भी कर सकते हैं। और किताब मंगाने के लिए कहाँ से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया करके ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। 11 नंबर में आइए, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस, हाँ ये तो हो गया 11 नंबर। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में, बोरा की अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जमींदारों से। और अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का आरंभ किया था। और इसी को अस्थाई बंदोबस्त को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी। ये सब अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का ही विभिन्न विभिन्न नाम है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, 13 नंबर बोला कि 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट आइए 14 में, सैंडलर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 14 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1917 में सैंडलर आयोग का गठन किया गया था। और किससे संबंधित था सैंडलर आयोग? तो ये शिक्षा से संबंधित था। और इसका विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में, 15 बोल रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 15 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। तो 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। नेक्स्ट आइए 16 में, 16 नंबर बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का वर्णन है? तो 16 का यहां पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 114 में। संविधान के अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का वर्णन है। और सरकार द्वारा संचित निधि से धन निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। और संविधान के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि गठित करने का प्रावधान है। ठीक है। और 112 में किसका प्रावधान है? तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। 113 में क्या है? तो ये संसद में प्राकरणों के संबंध में प्रक्रिया है। और 116 में किसका वर्णन है? तो इसमें लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादनुदान का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 में आइए, 17 में बोला कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो ये कब बनाई गई? तो 17 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 एक्ट के द्वारा। तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। और ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था तथा 60 सदस्यीय का कार्यकाल 5 वर्ष होता था। और निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था तथा इसमें 140 सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। नेक्स्ट आइए 18 में, 18 में बोल रहा है कि 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो इसमें कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आइए 19 में, 19 में बोल रहा है कि संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 19 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट आइए 20 में। 20 नंबर में बोल रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो 20 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। 21 में बोला कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आप लोग को पता होगा, बहुत बार आ भी चुका है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका से। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। 22 में बोल रहा है कि मैथिली को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में डाला गया? तो 22 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2004 ईस्वी में मैथिली को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और इसमें मैथिली के साथ साथ संथाली, डोगरी और बोडो को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 92 जो 92वें संविधान संशोधन था उसी में। तो इस प्रकार टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। और भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो कुल 12 अनुसूची हैं। 23 में आइए, संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9 जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। और भाग 9 के क में नगर पालिकाएं हैं, और भाग 15 में यहाँ पे, अगर भाग 9 का क में यहाँ पे नगर पालिका हो जाएगा। ठीक है, और भाग 15 में आइएगा तो भाग 15 में निर्वाचन का है, और भाग 18 में आइएगा तो इसमें आपात उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट आइए 24 में। 24 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 24 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। संविधान का प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। तो यहां पे ये तो ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, लेकिन पूछेगा कि किस व्यक्ति ने मतलब यहां पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो यहां पे नोट कर लीजिएगा कि संविधान ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। नॉर्मल में ऐसे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये सही है, लेकिन अगर पूछ देगा कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था, तो संविधान ने आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा था। 25 में आइए। 25 में बोला कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुई? तो 25 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में, ब्रिटेन में। नेक्स्ट आइए 26 में। मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है। तो 26 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी पर। और कृष्णा नदी पर याद रखिएगा अलमाटी बांध, ठीक है, और चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट आइए 27 में। 27 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो 27 के यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट है 28 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित राज्य चीन की सीमा से नहीं जुड़ता है? तो इसका हो जाएगा 28 का ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर जो है वो चीन की सीमा से नहीं जुड़ता है। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में। बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं तो 29 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंडवाना लैंड इसे कहते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक भाग था। गोंडवाना लैंड में कौन कौन शामिल था? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका इत्यादि, ये सब एक ही स्थल के पिंड के रूप में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में। बोला कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो ये कौन सा है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन डी हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक श्रेणी हिमालय के पर्वत पदीय प्रदेश के दक्षिणी भाग पर स्थित है। नेक्स्ट आइए 31 में। 31 में बोल रहा है
यहाँ पे कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो किसकी व्याख्या करता है? तो बिग बैंग जो हो जाएगा, आप लोग को पता ही चल गया होगा, ऑप्शन ए ब्रह्मांड का व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत एक महाविस्फोट सिद्धांत से संबंधित है जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। और जॉर्ज लेमेनियर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1927 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है ये 32 में बोला कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब प्लूटो को आप लोग सभी जानते हैं कि 2006 में इसे हटा दिया गया है ग्रह के श्रेणी से। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में बोला कि भूपर पट्टी में बहुतायात में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो 33 का यहाँ पे रासायनिक तत्व पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 46.7%। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे सिलिकॉन हो जाएगा 27.69%। नेक्स्ट आइए 34 नंबर पे बोला कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो यहाँ पे 34 का आपको यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, उसका भार घट जाता है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका भार घट जाता है क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। 35 में ये बोल रहा है कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है। तो 35 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी मालदीव से। ऑप्शन जो दिया गया है उसमें मालदीव इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन हमेशा बिहार दरोगा में रहा है। नेक्स्ट आइए 36 में ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 36 का यहां पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए केल्विन। और एम्पियर किसका होता है? तो यहां पे एम्पियर विद्युत धारा का यानी कि करंट का, मीटर जो हो जाएगा आपका दूरी का यानी कि लंबाई का, और कैंडेला जो हो जाएगा ज्योति तीव्रता का, इसका हो जाएगा। ठीक है, ताप का। और ऊष्मा का पूछेगा तो वो जूल हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 37 में बोला निम्न में से कौन अदिश राशि है? तो 37 के यहाँ पे हो जाएगा अदिश राशि कौन सा है? तो वेग देखिए सदिश है, त्वरण सदिश है, बल भी सदिश है। तो कार्य जो है ये अदिश राशि हो जाता है यानी कि स्केलर क्वांटिटी। और ये सभी जो है बाकी तीनों ये सब सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं। वेक्टर में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। और अदिश राशि में क्या होता है कि केवल परिमाण होता है। 38 में आइए स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है। तो ये कहां पे न्यूनतम होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी विषुवत रेखा पे। और अधिकतम जो होता है ध्रुव पे होगा, या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे जी का मान अधिकतम होगा। और न्यूनतम जो होगा विषुवत रेखा पे यानी कि भूमध्य रेखा पे होता है। तो ऑप्शन बी इसका न्यूनतम हो जाएगा विषुवत रेखा पे। नेक्स्ट है 39 में ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? तो ध्वनि के लिए हम लोग जानते हैं कि हमेशा जो है वो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ निर्वात हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यहाँ से ध्वनि का गमन नहीं होता है। और यही वजह है कि चंद्रमा पे कोई माध्यम नहीं है, वहाँ निर्वात है। इस वजह से वहाँ पे ध्वनि जो है एक दूसरे के साथ सुनाई नहीं देगा, क्यों ना वो कितने भी क्लोज हों। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में 40 में बोला कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो कितनी होती है? तो इसका आप लोग को पता होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी कम से कम होनी चाहिए न्यूनतम। 41 में आइए 41 में बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 41 में 41 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है क्या कि किसी पदार्थ में परिवर्तन होने से एक नया पदार्थ बनता है, फिर उसको रिवर्स नहीं किया जा सके। तो 41 के यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए पटाखों का जलना। साफ पता चल गया। नेक्स्ट आइए 42 में 42 बोल रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, यानी कौन सा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है? तो 42 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HNO। सॉरी, इसमें मैंने बता दिया। 42 का इसमें हो जाएगा यहाँ पे कैडमियम। कैडमियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन बी रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, ये सभी जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ये 43 में मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो 43 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी H2SO4। नेक्स्ट आइए 44 में निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? तो ये बहुत बार आ चुका है, आप लोग को याद ही हो गया होगा। तो 44 का यहाँ पे
ऑप्शन ए हो जाएगा, अमोनिया। ठीक है, NH3। नेक्स्ट आइए 45 में। तो 45 में बोल रहा है कि नींबू में एसिड पाया जाता है, तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सीट्रिक एसिड यानी कि सीट्रिक अम्ल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। वहीं देखिए लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। और यहाँ पे मौलिक एसिड किस में? सेब में पाया जाता है। और टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये इमली में पाया जाता है। 46 में आइए 46 बोरा की कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन शैली कहलाती है? तो 46 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइजोजोम। कोशिका में लाइजोजोम की पाचन शैली होती है। नेक्स्ट आइए 47 में। 47 बोरा निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो 47 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा होती है। तो वर्णांधता रोग में रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है और इस रोग से मुख्यतः रूप से पुरुष ही प्रभावित होते हैं। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो जाएं और इस रोग की वाहक जो होती हैं वो स्त्रियां होती हैं, लेकिन ये प्रभावित उससे ज्यादा नहीं होती हैं। 48 में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ सकता है? तो पेंगुइन नहीं उड़ सकता, एमू नहीं उड़ सकता, ऑस्ट्रिच नहीं, तो हॉर्नबिल हो गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हॉर्नबिल उड़ सकता है। 49 में आइए। 49 में बोल रहा है कि टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? तो टाइलिन का आप लोग को पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लार से। तो टाइलिन में यहाँ पे 98% जल होता है और 2% अन्य पदार्थ होते हैं। और टाइलिन एक मंड को शर्करा में बदलता है और म्यूसिन को चिकना बनाता है। नेक्स्ट आइए 50 में। 50 बोल रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनाती हैं? तो 50 के यहाँ पे हो जाएगा अस्थि मज्जा में, यानी कि RBC जो होता है रेड ब्लड सेल, वो अस्थि मज्जा में यहाँ पे बनता है, बोन मैरो में। ठीक है। 51 में आइए। बोरा की इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे? तो 51 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मनसुख लाल नजर। तो देखिए इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक जो थे वो मनसुख लाल नजर ही थे, जो कि नटाल कांग्रेस के सचिव थे। जबकि महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका को आरंभ 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से किया था और यह पत्रिका हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट आइए 52 में। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है और इन्हीं को आधुनिक भारत का पिता या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या अतीत और भविष्य का मध्य सेतु या फिर इन्हें ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता और युगदूत भी कहा जाता है। इन्होंने ही हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी मत का प्रचार किया था और 1815 ईस्वी में युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना किए थे और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किए थे। 53 में आइए। बोला कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 53 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में। भारत सेवक समाज पूछेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में। तो 53 का यहाँ पे देख ले हम लोग, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो सही आंसर थे गोपाल कृष्ण गोखले था। नेक्स्ट आइए 54 में। 54 यहां पे बोल रहा है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक यहां पे 54 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कभी कभी लिख दिया जाता है इंडियन एसोसिएशन, यही पूछता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से 26 जुलाई 1876 को भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किए थे। और याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट आइए 55 में। 55 में बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो वो जो थे एओ ह्यूम, वो क्या थे? वो सिविल सेवा के एक निवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, अतः वे असैनिक सेवक थे।
तो 55 के यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, असैनिक, यानी कि सिविल सेवा के वो थे, ठीक है। 56 में आइए, 56 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित थे। तो 56 का यहाँ पे आप लोग को पता चल गया होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे पी हेगड़े दिया गया है, तो पी हेगड़े एक एपिको आंदोलन चलाए थे, उन्हीं से संबंधित है। मेधा पाटेकर आप लोग जानते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। और बाबा आमटे जो है वो शांत घाटी आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं। नहीं, यहाँ पे एक बार आप लोग बाबा आमटे का एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर तो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट आइए 57 में, नालंदा स्थल को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो 57 के यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2016 में। जबकि महाबोधि मंदिर बोध गया स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में 2002 में ही शामिल किया गया था, लेकिन नालंदा स्थल को 2016 में शामिल किया गया। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 में ये बोल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया। तो 58 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी जयंती के अवसर पर, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को। और 2019 में गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ मनाया गया। 59 में आइए, 59 में बोला कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 59 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये हरित क्रांति के जनक थे। नॉर्मन बोरलॉग को वर्ष 1970 ईस्वी में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। इनका जन्म स्थान अमेरिका था, जबकि इन्होंने मैक्सिको में रिसर्च कार्य किया था। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में, 60 नंबर बोल रहा है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। तो 60 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भारती। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, जबकि अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री थी और इसकी स्थापना 1983-84 में हुई थी। और दूसरे अनुसंधान केंद्र का नाम मैत्री था, जिसकी स्थापना 1988 से 1989 के बीच में की गई थी। नेक्स्ट है ये 161 में बोल रहा है कि नामदफा बाघ रिजर्व किस राज्य में है। तो नामदफा बाघ रिजर्व आपको किस देश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपका नामदफा है, और कर्नाटक में अगर पूछेगा तो बांदीपुर है अभ्यारण्य, असम में पूछेगा तो मानस अभ्यारण्य, और उड़ीसा में सिमलीपाल अभ्यारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 62 में, 62 नंबर बोल रहा है किस देश की राजधानी रब्बात है। तो 62 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरक्को का। मोरक्को का रबात है, अल्जीरिया का अल्जियर्स है, ठीक है। और यहाँ पे अंगोलो का हो जाएगा लुआंडा, और मॉरिशस का हो जाएगा पोर्ट लुइस। 63 में आइए, 63 का बोल रहा है कि किस देश की राजधानी दुशांबे है। तो 63 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तजाकिस्तान की राजधानी। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एक्सबात हो जाएगा, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की अगर राजधानी पूछेगा तो इसका एक एशगाबाद हो जाएगा, और किर्गिस्तान की राजधानी पूछेगा तो यह बिश्केनेक हो जाएगा, और उज्बेकिस्तान का पूछेगा तो यहाँ पे ताशकंद हो जाएगा। 64 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश यहाँ पे पूछा कि कौन सा देश यहाँ पे भू आवेष्टित है, यानी कि लैंड लॉक्ड है, यानी कि लैंड से घिरा हुआ देश है। तो यहां पे आपका हो जाएगा 64 का ऑप्शन ए, लेसेथो। 65 में आइए, 65 का बोला कि लोकटक झील किस राज्य में है। तो बहुत बार ये आ चुका है, लोकटक झील मणिपुर में है, आप लोग को याद ही होगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। 66 में आइए, 66 में बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय गवर्नर कौन थे। तो 66 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओसबर्न स्मिथ। देखिए, रिजर्व बैंक की स्थापना के समय ओसबोर्न स्मिथ जो थे वो गवर्नर थे, और इसकी स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय मुंबई में है।
और यहाँ पे पूछता है कि स्वतंत्र भारत का यानी कि प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट आइए 67 में, बोला कि भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक थे। तो 67 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स विल्सन। तो 67 का आप लोग ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। बोल रहा है कि भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक, यहाँ पे संस्थापक पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जेम्स विल्सन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 67 का। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि देखिए, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत पूछेगा तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया, इसलिए भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। 68 में यह बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद में पूछेगा तो 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि विधान परिषद में 75 सीट है और 40 सीट है बिहार बिहार से जो लोकसभा की सीट है उसमें 40 सीट है, 243 यहाँ पे विधानसभा की सीट है और 16 जो सीट है वो बिहार से राज्यसभा की सीट है। नेक्स्ट है 69 में, बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो 69 का इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 61.8%। अगर इसमें पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो 71.2% और महिला साक्षरता दर पूछेगा तो 51.5% हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 70 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है? तो 70 के यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, होल्स्टीन फ्रीजियन। गाय की होल्स्टीन फ्रीजियन विदेशी नस्ल की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, जबकि गाय की विदेशी नस्ल को में अन्य जो गाय हैं वो हैं ब्राउन स्विस, आयरशायर, गर्नसी, जर्सी और रेड डेन, ये सब विदेशी नस्ल है गाय की। चलिए यहाँ पे 71 मैथ है, मैथ्स भी दिया गया है, ठीक है। तो मैथ्स का मैं केवल इसमें आंसर बता दूंगा और इसका अगर आप लोग को सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए मैथ्स सोल्यूशन। तो इसका मैं टेलीग्राम चैनल अपने संजीव सिविल इंस्टीट्यूट पे इसका मैथ्स का सोल्यूशन बना करके आपको इसका फोटो सेंड कर दूंगा। इसमें मैं केवल आंसर बना रहा हूँ, पहले आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए। तो 71 का यहाँ पे देखिए, 71 का जो मैथ्स दिया गया है इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 54। नेक्स्ट है ये 72 में 72 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 66। नेक्स्ट है ये 73 में, तो 73 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24। नेक्स्ट है ये 74 का, यहां पे 74 का आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक कार्य को अकेले आरंभ करता है तथा उसके 5 दिन बाद बी भी सम्मिलित हो जाता है, तो इस प्रकार कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो 74 के यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 दिन। नेक्स्ट है ये 75 का, आप लोग मैथ्स देख लीजिए, 75 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 सेकेंड। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैथ्स का दिया गया है जो आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 76 में, बोल रहा है कि देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? परीक्षक तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग कौन बने हैं? तो यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। तो ऑप्शन 76 का डी हो जाएगा, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और कैग का जो कार्यकाल होता है इसके अध्यक्ष का, तो इसका अध्यक्ष का 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में अनुच्छेद 148 में प्रावधान है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट आइए 77 में, बोला कि हाल ही में भारत से बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो 77 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉस एंजलिस, अमेरिका में। नेक्स्ट आइए 78 नंबर में, 78 में बोला कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 का विजेता किस देश के नागरिक हैं? तो 78 के यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स की लेखिका मैरिके लुकास रिजनवेल्ड को उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे देख ली, यहाँ पे 2020 और 2021 का कंबाइन करके दे दिया गया है, लेकिन ज्यादातर 2020 का करंट अफेयर्स है इसलिए दिया गया है क्योंकि जैसे अभी ईएसआई का जो मेंस हुआ था उसमें 2020 का ही एक्यूरेट करंट अफेयर्स था। बहुत सारे छात्र जो थे वो 2021 का भी पढ़ के गए थे, लेकिन 2021 से वहां पे करंट अफेयर्स नहीं आया।
तो कहा जाता है कि एक साल का कम से कम आप लोग करंट अफेयर्स देख के जाएं एग्जाम देने, क्योंकि एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है 4-5 महीने 6 महीने पहले ही सेट हो जाते हैं। नेक्स्ट आइए 79 में बोल रहा है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो 79 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, रोशन लाल को। 79 का यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गया। 79 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रतन लाल को। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आई 80 में बोल रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 की विजेता मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है जो हाल ही में विवादित है, क्योंकि फेडरेशन पे इन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। तो 80 का इसका हो जाएगा टेबल टेनिस से। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन है इसका। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 में, 81 बोल रहा है कि 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो किसे मिला है? तो 81 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरासाइट को, जो कि एक साउथ कोरियन एक मूवी है, दक्षिण कोरिया की एक मूवी है। और ऑस्कर इतिहास में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीतने वाली ये विदेशी भाषा यानी कि गैर अंग्रेजी की पहली फिल्म है। नेक्स्ट आई 82 में, 82 में बोला कि वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया है? तो 82 इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया को। और WTO की अध्यक्ष जो हुआ बनी है वो नाइजीरिया की है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। 83 में आइए, 83 का है किस शहर को विश्व के अग्रणी खेल पर्यटन गंतव्य के रूप में चुना गया है? तो 83 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू धाबी को। तो ओमान के मस्कट में आयोजित 26वें विश्व यात्रा पुरस्कार में अबू धाबी को विश्व के अग्रणी खेल पर्यटन गंतव्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट आइए 84 नंबर में बोला कि हाल ही में रेलवे संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो 84 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, हुबली। और हुबली कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। 85 में आइए, 85 में बोला कौन सा देश अपने राजनीतिक मानचित्र में भारत के लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को शामिल किया है? तो ये हाल ही की बहुत विवादित रहा था, तो बहुत लोग को पता चल गया होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये नेपाल ने काम किया था। 86 में आइए, 86 का बोला हाल ही में भारत के किस शहर में थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना आरंभ किया गया है? तो 86 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम में। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की यहाँ पे स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिजोरम में कार्यान्वित थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है 87 में, 87 में बोल रहा है कि मनोदर्पण योजना केंद्र सरकार के किस विभाग द्वारा आरंभ किया गया है? तो 87 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका वर्तमान में नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट आइए 88 में, बुरा हैश आई कमिट अभियान किस केंद्रीय मंत्री ने आरंभ किया है? आई कमिट, ठीक है, हैश आई कमिट अभियान किस केंद्रीय मंत्री ने आरंभ किया है? तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, RK सिंह ने। और RK सिंह क्या है? तो ये केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। और ये जो है विश्व पर्यावरण दिवस पर आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है 89 में बोला कि अजय वारियर 2020 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो अजय वारियर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के साथ इसका संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है 90 नंबर में, 90 में बोला कि 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 आयोजित हुआ। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, हनोई, ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। और हनोई जो है ये वियतनाम की राजधानी है। और इसका मुख्य जो विषय था वो था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। नेक्स्ट है 91 नंबर में बुरा 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो 91 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा में। और इसमें जो इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया था। नेक्स्ट है 92 में बोला कि सोशल मीडिया क्षेत्र की कौन सी कंपनी रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो 92 का यहां पे हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, फेसबुक। नेक्स्ट आइए 93 में बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ मुद्रा विनिमय हेतु समझौता किया है?
तो 93 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका के साथ। और भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने हेतु श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आइए 94 में बोला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हो जाएगा 126वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। और इसे बढ़ा करके अब 10 वर्ष बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो 25 जनवरी 2030 तक के लिए इसे आरक्षित कर दिया गया है। नेक्स्ट आइए 95 नंबर में। 95 में बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 को मनाया गया और इसका मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था, तो 95 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव विविधता संरक्षण। और इसके साथ जो टैगलाइन दिया गया था वो था प्रकृति के लिए समय। 96 में आइए, बोला कि किस पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं, तो 96 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, द इंडिया वे के लेखक। एक मिनट, यहां पे बोल रहा है यहां पे बोल रहा है किस पुस्तक के लेखक, ठीक है। तो यहां पे देख लें, यहां पे थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे किस पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं, सॉरी। तो 96 का यहाँ पे हो जाएगा वन अरेंज्ड मर्डर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। किताब में यहाँ पे गलती में दे दिया गया था, तो 96 का यहाँ पे बी हो जाएगा आपका वन अरेंज्ड मर्डर। और इंडिया पॉजिटिव के लेखक, ये दो किताब है, वन अरेंज्ड मर्डर और इंडिया पॉजिटिव, इसके लेखक आपके चेतन भगत हैं। और द इंडिया वे के हो जाएंगे लेखक एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं। और रिसर्जेंट इंडिया के लेखक हो जाएंगे बिमल जलान। और चेंजिंग इंडिया के हो जाएंगे मनमोहन सिंह। नेक्स्ट आइए 97 नंबर में, बोला विश्व की 100 उच्चतम भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की सूची 2020 जारी की गई, उसमें किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया, तो 97 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षय कुमार को इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट आइए 98 नंबर पे, बोला वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है, तो 98 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 74वां स्थान है। और प्रथम स्थान स्वीडन को मिला है। नेक्स्ट आइए 99 नंबर पे, 99 बोला कि काले चावल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है, तो 99 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर को। नेक्स्ट ब्लैक राइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आइए यहां पे 100 में, किस देश में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की स्थापना किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 100 का हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजर में। तो नाइजर में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा भारत द्वारा निर्मित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सेट है, यहाँ पे 100 पूरा टेस्ट कंप्लीट कर दिया मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सही वाकई में ये सेट बिहार दरोगा का आप लोग को अच्छा लगा है तो कृपया करके आप हमारे चैनल संजीव सिविल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल संजीव सिविल इंस्टीट्यूट को जरूर से ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ वगैरह स्टडी मटेरियल बहुत सारा उपलब्ध करवा दिया गया है और बहुत सारा अन्य पब्लिकेशन का भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया गया है। आप लोग पूरा प्रैक्टिस कीजिए और इस बार जो है बिहार दरोगा बनने का अपना सपना पूरा कीजिए आप हमारे साथ जुड़ करके। और बहुत सारे ऐसे गरीब छात्र हैं जो घर में रह रहे हैं, लॉकडाउन में ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन हट गया है, लेकिन भी अभी भी वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा थर्ड फेज की आशंका जताई जा रही है। तो बहुत सारे लोग घर से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन की सुविधा बहुत बेहतर हो चुकी है। बहुत सारे जो टीचर थे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्री पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो इसी का थोड़ा सा मैं भी इनिशिएटिव लिया हूँ और छात्रों को चाहता हूँ कि जो महंगे महंगे इंस्टीट्यूट हैं उनके सभी के टेस्ट सीरीज मैं अपने चैनल पे मुफ्त में करवाऊँ, सभी छात्रों के लिए बराबर करवाऊँ। शिक्षा के अधिकार सभी छात्रों को है, जिनके पास पैसा है या फिर नहीं है। तो सभी लोग तैयारी करें, अच्छे से करें और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा यूट्यूब चैनल दोनों सब्सक्राइब कर लें। और इस किताब को अगर लोग परचेस करना चाहते हैं तो छोटू बुक स्टॉल बीपीएससी गेट से यहाँ पे खरीद सकते हैं। मुख्य विक्रेता वही हैं। सारे का लिंक जो है और कैसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर खरीदना है तो खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।